हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत EWP। जल्दी से जल्दी आ जाए, फटाफट सेशन को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को, बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम कर रहे हैं मैराथन, बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस मैं एग्जाम्स के पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ वो करवा रही हूँ गाइज। वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज़ वो कैप के एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं, मगर ग्रामर ऐसा मत सोचेगा कि मैम ने एज इट इज़ ग्रामर के नहीं, मगर आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक तो एग्ज़ाम को अपीयर कैसे करना है, क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स नेगेटिव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर तो देकर आते हैं, जब पेपर आता है, जब उसका रिजल्ट आता है, मार्क्स आते हैं आपके, तो बड़े निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अरे यार मार्क्स तो बहुत सारे नेगेटिव चले गए, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो गाइस वो सारी चीज़ें कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है जिससे आप नेगेटिव क्वेश्चन से बच सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आपके इंपॉर्टेंट रूल्स, आपके इंपॉर्टेंट वोकैब, सब कुछ इस मैराथन सेशन में कवर किया जा रहा है। तो किसी भी हाल में इस मैराथन सेशन को मिस ना करें। ये डेली आप लोगों के लिए लगाई जा रही है आपके एग्जाम्स के पहले, ताकि आपके एग्जाम्स में आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट हो जाएं इस एंड मोमेंट की प्रिपरेशंस में। गुड इवनिंग गाइज, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ओके, तो जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि इस बार पेपर जो है क्वालिफाइंग भी है। तो क्वालिफाइंग है तो स्टूडेंट्स को डर भी बना हुआ है कि भाई मार्क्स आएंगे, मतलब मार्क्स नहीं आए तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। और 37,000 वैकेंसीज़ हैं। तो गाइस इसके लिए मैंने एक आप लोगों को बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके क्रैश कोर्स निकाला है, जिसमें मैं पूरे इंग्लिश को बहुत ब्रीफ वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में आने चाहिए। हर चैप्टर की हर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस क्रैश कोर्स में पढ़ा रही हूँ, और साथ साथ में वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। इसका प्राइस भी बहुत लो है। तो ये आपके एग्जाम के एंड मोमेंट के लिए ही डिज़ाइन किया है मैंने, कि आप एग्जाम के एंड मोमेंट में एटलीस्ट प्रॉपर रिविजन कर लेंगे, एटलीस्ट प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि इंग्लिश में हर चैप्टर में इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो ये क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा उन सारे क्वेश्चंस को, सारे पॉइंट्स को, उन सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को रिवाइज करने के लिए। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम इंजन ऐप में मिल जाएगा। एग्जाम इंजन ऐप बाय वरुण अवस्थी सर का आपके ये आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं हुआ, चल रहा है। 4 क्लासेस हो चुके हैं इसकी। 10 नवंबर की इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका आप कभी भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। 10 नवंबर को इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स मुझे ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि मैम कहाँ पढ़ा रही हैं, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम इंजन ऐप में पढ़ा रही हूँ, कि मैं आपको एग्ज़ाम इंजन ऐप में पढ़ा रही हूँ। आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे सारे कोर्सेज अब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम के पहले मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। मैम एसएससी अभिनय मैथ्स पे कब आएंगी क्लासेस? आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। अब पहले आप लोगों के लिए अभी जो क्लास चल रही है वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, तो पहले आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है बिदान जी, 5 बजे की टाइमिंग हम ऑल्टरनेट करेंगे। जिस दिन मेरी एग्जाम इंजन ऐप पे क्लास नहीं होगी, हम उसको उस दिन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। माधुरी एंड आई हैव डन माई होमवर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। क्या आंसर आएगा? चलो, एरर का क्वेश्चन है। अब मुझे क्विक सब लोग आंसर देंगे, बातें नहीं होंगी, कोई अपनी पर्सनल डिस्कशंस नहीं करेंगे, सब यहाँ पे मुझे आंसर्स देंगे। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क patiently and diligently just for our safe and secure future. What should be the error? मोहम्मद, नेहा, सनातनी, विधान। ओके, चलें स्टार्ट करें फटाफट। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखो, अगर मैं आई की लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी माय, मगर मेरे साथ साथ तो माधुरी भी है ना। ठीक है, मेरे साथ साथ तो माधुरी भी है। कल मैंने आप लोगों को जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में उनको पढ़ाया था प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ये 3, 2 + 1 और 1 + 2 + 3 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर आप लोगों को इनके लिए सिंगल प्रोनाउन लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपका जहाँ पे भी 1 होगा, चाहे 3 + 1 हो, चाहे 2 + 1 हो, चाहे 1 +
1+1 तो हो नहीं सकता, आई, ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा वी लगाओगे हमेशा, उसके लिए वी के अकॉर्डिंग लगाओगे, अस, आर, है ना, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लेना पड़ेगा। जहां पे आप हो, जहां पे आपका प्रेजेंट है तो वो बात हम बन जाती है, सिंपल सी बात है। जहां मैं हूं वो चीज़, वो ग्रुप मेरे लिए हम है। जहां मैं नहीं हूं, जहां पे तुम हो, तो वो ग्रुप तुम्हारे लिए अगर 2+2 है या 2+3 है तो वो तुम्हारे लिए यू बन जाएगा। और अगर आपके थर्ड पर्सन है, 3+3 है, आपकी ही, शी, इट, दे हैं, तो आप उसके लिए वो आपका प्रोनाउन बन जाएगा दे से रिलेटेड प्रोनाउन हो सकता है, दे हो सकता है, देम हो सकता है, देयर हो सकता है। इस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो माधुरी और आई, माधुरी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, दोनों को ऐड करेंगे 3+1 में। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें पोजेशन लगाना है। तो माधुरी एंड आई हैव डन आर वर्क, Madhuri and I have done our work patiently and diligently. Got my point? Madhuri and I have done our work patiently and diligently. तो वहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ध्यान रखेगा। फर्स्ट पर्सन जहाँ पे भी होगा तो उस ग्रुप में वो ग्रुप आपका आई और वी से रिलेटेड, तो कि अगर सेकंड पर्सन है तो वहाँ पे मतलब आपसे अलावा कोई है तो वो आई नहीं होगा, फिर वह वी से रिलेटेड आएगा। वी, आस, आर, आर्स, इस तरह से आ सकता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं? एवरीवन इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं गाइस? क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का एरर देख लेते हैं जल्दी से। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। ओके, चले बताएंगे गाइस क्या आंसर आएगा। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। ओके, व्हाट शुड बी द एरर? कोई टेलीग्राम है? टेलीग्राम की लिंक आशीष मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्रैश कोर्स का लिंक दे दिया गया है, जिसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसका कमेंट लिंक में कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया गया है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म, ठीक है, she can perform her work after having some rest for a while. तो ये होना चाहिए she can't perform her work after having some rest। तो ये सेंटेंस कुछ गड़बड़ है। सुनीता इज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल होना चाहिए, लिटिल अनकंफर्टेबल नहीं होगा, तो लिटिल अनकंफर्टेबल ए पार्ट में एरर है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। We must denounce justice and oppression. We must denounce justice and oppression. What should be the answer? We must denounce justice and oppression. नमस्ते जी, नमस्ते सौरभ, अमन, रेशमी, मनीषा, अनन्या, पंकज। ओके, We must denounce justice and oppression. What should be the correct answer? इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। We must denounce, हमें निंदा करनी चाहिए। तो क्या हम जस्टिस की निंदा कर सकते हैं? क्या हम जस्टिस की निंदा कर सकते हैं? नहीं। We must denounce what? Injustice. We must denounce injustice and oppression, है ना। injustice अन्याय और अत्याचार। oppression का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। oppression का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। I don't think Neha is a wiser as Sonali, so she is not competent for this job. ठीक है। I don't think Neha is a wiser as Sonali, so she is not competent for this job. What should be there? मैम आपका क्लास का टाइमिंग बता दीजिए, पता ही नहीं होता है। राजश्री बेटा, आप लोग बेल आइकन दबा के रखो, जब भी क्लास होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। और रही बात, क्लास आपका एक दिन 5 बजे होगी, एक दिन आपकी 6:30 बजे होगी, ऑल्टरनेट डेज में चलेगी, ठीक है। एक दिन 5 बजे होगी, कल 5 बजे होगी, आज 6:30 बजे होगी, ठीक है गाइस। आई डोंट थिंक नेहा इज़ अ वाइजर एज सोनाली।
देखो, जब भी हम कह सकते हैं कि हम नहीं समझते, जब भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो उतनी वाइज नहीं है जितनी कि सोनाली, मतलब हम दोनों को सेम लेवल में रख रहे हैं, हम ना कम ज़्यादा नहीं कर रहे। कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, पहली बात यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे आएगा वाइज। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइज, और उसके साथ हम लगाते हैं एज एस का स्ट्रक्चर। एज एस का मतलब होता है उतना ही जितना ही, और अगर क्वालिटी नेगेटिव है, अगर कोई बात, अगर कोई आप एडजेक्टिव यूज़ करें जो कि नेगेटिव एडजेक्टिव है, बैड क्वालिटी है या नॉट वाली बात है, तो वहाँ पे आप सो एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ सो क्रूअल एज हिटलर, ही इज़ सो क्रूअल एज हिटलर, ही शी इज़ एज वाइज एज माई मदर, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज, ठीक है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। अब आप लोगों को यहाँ पे इम्प्रूव, यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से क्विक आंसर दें और सेशन को शेयर भी करते जाएं। Call the first witness, said the judge. The judge commanded to call the first witness, commanded them to call the first witness. The judge commanded that the first witness be called, ठीक है, या फिर the judge commanded the first witness to be called। तो सेंटेंस में करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है ए, कोई लोग कह रहे ए, कोई लोग कह रहे सी। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होगा बी। देखो, सी नहीं हो सकता क्योंकि आपको यहाँ से एक्टिव पैसिव नहीं करना था, आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, आपको एक्टिव पैसिव नहीं करना। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। द जज कमांडेड टू, जज कमांडेड, बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद भी आप दैट का यूज तो करते हो ना। ही आस्क्ड दैट, ही कमांडेड दैट, ही ऑर्डर्ड दैट, ही फॉरबेड दैट, तो दैट लगता है, ठीक है। तो दैट यहाँ पे गायब है, ए ऑप्शन भी नहीं आ सकता है। और लास्ट ऑप्शन, द जज कमांडेड द विटनेस टू बी कॉल्ड, अगेन आप पैसिव कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट एवरीवन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू कन्फेस देम, और आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू कन्फेस देम। अगेन आपको क्या करना है? नरेशन करना है, वॉइस करना। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा आता है कि स्टूडेंट्स को इस तरह से अभी तो नहीं, मेंस में देखो इस बार पेपर पैटर्न क्या होता है। वैसे तो पेपर पैटर्न बदल गया, अब देखने के बाद ही पता चलेगा क्या सीन होने वाला है। पहले क्या होता था, मिक्स करके दे देते थे। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू कन्फेस देम, क्या आएगा? आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये पहचानना, क्योंकि अगर आपने बाय चांस इंस्ट्रक्शंस नहीं देखे हैं तो आपको एग्जामिनर क्या करके देता है ना, वो आपको खेलता है आपके दिमाग से। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आंसर भी डाल देगा, तो आप उस हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दोगे। और कभी कभार क्या होगा कि इनडायरेक्ट का, आपका इनडायरेक्ट का क्वेश्चन उसमें एक्टिव पैसिव डाल देगा, आप उसको एक्टिव से पैसिव करके आंसर सोचोगे यस मेरा आंसर करेक्ट है, मगर टॉप करना कुछ और था, ठीक है। तो आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन। विल बी पार्डन, आपको पता है विल को हम चेंज करेंगे वुड में, तो विल और विल ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन, आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन, या वुड हैव टू वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ओके, देखो गाइस, आपका अगर थोड़ा सा बैंकिंग लेवल को टच करता है तो हम लोग हर टाइप के पैराजम्बल करेंगे, क्योंकि एरर्स के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, वोकैब के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस थोड़े से उसका लेवल में अप डाउन करके भी पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में पढ़ाना चाह रही हूँ। तो थोड़ा सा क्लोज टेस्ट होता है कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं आपको हल्का सा बैंकिंग लेवल भी करवाना चाहती हूँ कि आप लोग तैयार रहें, ऐसा ना हो कि तुम लोग को लगे कि हो गया कल्याण। ओके, चलो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, शादियां मत करवाओ अपनी, शादी करेंगे। ओके, ध्यान से रीड करेंगे फटाफट।
ओके, नाइस क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा? एंजाइटी इज अ नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपका एस वाला पहला आएगा, आर वाला पहले आएगा, ये आपको चेक करना है। एस कहता है द पर्सन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, यहाँ पे एस ये कह रहा है, और आर कहता है एंजाइटी बिफोर एन एग्जामिनेशन और वाइल वेटिंग टू कैच द लास्ट बस बिकम लास्ट बस होम आर कॉमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एंजाइटी की बात करें तो पहले एंजाइटी होती क्या है वो बता देते हैं। तो हमारा आंसर आर से स्टार्ट होगा। अब आर के बाद क्यू लिखेंगे, सच एंजाइटी स्टिमुलेट द इंडिविजुअल टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, या फिर हाउएवर इफ एंजाइटी इज एक्सेसिव द इंडिविजुअल बिकम हेल्पलेस एंड कैन नॉट कोप विद द एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो क्यू, पी या फिर, अच्छा काफ़ी लोगों का आंसर आ चुका है, काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया है, तो यस करेक्ट आंसर आपका बी ही है। पहले आप लिखोगे सच एंजाइटीज, कौन सी एंजाइटीज की एग्जाम में लास्ट हो जाना या फिर बस मिस कर देना, तो ये सच एंजाइटीज किसके लिए आया है? ये वाली एंजाइटीज के बाद। तो टेक्निकली आर और क्यू आपके पेयर बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। पैराजम्बल को कैसे करना है? पैराजम्बल्स को हमेशा पेयर बनाने के सॉल्व करने की कोशिश करो। पैराजम्बल को हमेशा पेयर बना के सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आर के बाद क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये एंजाइटीज बताई हमने, और फिर कह रहे हैं सच एंजाइटीज, ये वाली एंजाइटीज, सच एंजाइटीज। ठीक है, तो आर के बाद क्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? अनन्या, मनीष आंसर बताएंगे। प्रतिज्ञान महात्रा, मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। कोई बात ही नहीं, हाँ प्रैक्टिस करते रहो। आपको अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम के पहले तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी। ठीक है, चल रहा है क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन कर लो ऐप में, 3 बजे चलता है दोपहर को। He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? Okay, क्या होगा? He inquired Sita when she intended. क्या होगा? आपको पता है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये तो बदल जाते हैं। तो शी इंक्वायर्ड व्हेन शी इंटेंडेड, सेंटेंस पास कर, टू पे बैक द मनी शी बोरोड फ्रॉम हिम। ठीक है, तो बोरोड अगर आपका ये V2 है तो ये मोर पास्ट में जाएगा। हमको पास्ट से मोर प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से मोर पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट से हम पास्ट और पास्ट से मोर पास्ट में जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है, हम यहाँ पे हैड प्लस V3 को ऑपरेट करेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। लेट्स गिव अ पार्टी, सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी सीजिल या सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी सीजिल या सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको आंसर करेंगे। क्या आंसर आएगा गाइस? लेट्स गिव अ पार्टी, सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। ठीक है, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हस्बैंड आंसर्ड इन नेगेटिव। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड हर। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, ठीक है, बट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड। क्या आंसर दे रहे हो? कोई लोग बी कह रहे हैं, कोई लोग सी कह रहे हैं। करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर आपका बी है बिल्कुल। तो सजेस्टेड तो यहाँ तक तो ठीक है, तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज। ठीक है, हर हस्बैंड कह रहे हैं लेट्स नॉट, नहीं, तो वो आइडिया को अपोज करे कि नहीं करते, तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात या फिर उसको रिफ्यूज़ कर देना, कुछ ऑफर नहीं कर रही थी जो वो उनको रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वो एक आइडिया दे रही है और वो उस आइडिया को अपोज करे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से आंसर आपका बी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वॉज नो लिमिट टू इंसैनिटेशन। यहाँ पे आपका पैराजम्बल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आंसर देंगे। गाइस आप लोगों ने सेशन को आज शेयर नहीं किया है, जल्दी से सेशन को शेयर करके आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके,
देयर इज वॉज नो लिमिट टू इनसैनिटेशन, देयर वॉज नो लिमिट टू इनसैनिटेशन, क्या आंसर होगा? ओके, आंसर आ गया। मनीष, अब्दुल, अमन, जसीम, आज क्यों इतनी, ओके सॉरी, प्रतिज्ञा, ओके ग्रेट। तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज नो लिमिट टू इनसैनिटेशन, है ना। अब क्यों लगाओगे? दे रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक टू क्लीन देम। तो ये वाली बात तो अभी क्लीन बात हुई नहीं, पहले तो बता दो कि इनसैनिटेशन कहाँ था, क्या था, क्यों क्यों हुआ था। मतलब कि आपके आर वाले ऑप्शंस पहलेंगे। आर एस कहता है पूल्स ऑफ वाटर वर एवरीवेयर, और आर पी कहता है देयर वर ओनली अ फ्यू लैट्रिन, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन क्या आएगा? स्टूडेंट्स सी कह रहे हैं। देखें आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर के बाद आप पहले बता दो पूल्स ऑफ वाटर था, फिर उसके बाद बहुत कम लैट्रिन्स थी, ठीक है। आई पॉइंटेड आउट टू द वॉलंटियर्स, ये बात मैंने वॉलंटियर्स को जब पॉइंट आउट किया एस के बाद, ठीक है। दे रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू क्लीन देम। तो एस और क्यू आपका पेयर होगा, आर और पी आपका पेयर होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इन द मैथमेटिक्स क्लास, इन दी मैथमेटिक्स क्लास, हाँ आपको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो, मैं तो आपको विश करना भूल गई। गुरु नानक जयंती की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड हाँ सारे ਨੂੰ गुरुपुरब दी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बाबा जी मेहर करे ताड़े ते, एंड आप लोगों का जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं बोलना भूल गई थी, अभी याद आया। चलो, इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज हु इज़ द कैप्टन of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi। क्या आंसर आएगा? रोहित, विनय, जसीम, शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। In the mathematics class, I sit next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi। केड़ा आंसर होएगा? जल्दी जल्दी बता दो। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल नो एरर। कोई एरर दिखा आपको इसमें? हाँ वेर नहीं, ए क्यों लगेगा? इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू हु इज, बैठता है, बैठता है, सैट नहीं बोल रहा। मैथमेटिक्स क्लास में वो बैठता है राज के बगल में, जो कि है एक बेस्ट कैप्टन, किसका? बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, और अनडाउटेडली बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है दिल्ली का। इसमें पास्ट कहाँ से आ गया जो तुम लोगों ने यहाँ पे सैट लगा दिया? यहाँ पे पास्ट कहाँ से आ गया जो तुम लोगों ने इसमें सैट लगा दिया? बिल्कुल गलत है। नो एरर का क्वेश्चन मतलब एक बोलते ना, क्या कहते हैं उसको, नो बॉल होती है, यॉकर होता है, क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं क्रिकेट की, बस देखने में बड़ा मज़ा आता है जितना जितना समझ में आती है। तो वही वाली बात है, नो एरर वाला क्वेश्चन अगर एसएससी आपके जिसके भी शिफ्ट में आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट गलत करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट गलत करेंगे, ठीक है। तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें, ठीक है, कृपया करके ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। कमेंस के साथ केड़ा प्रपोजिशन लगता है? सिंस, फ्रॉम, ऑन या फिर विथ। ये नहीं आएगा तो काम तमाम हो जाएगा। फ्री हिट गूगली, ओके। मेरी तुम लोग क्रिकेट की नॉलेज बढ़ाना चालू कर दे। यॉकर पर बोल्ड हो गए, यॉकर पर बोल्ड, यॉकर कहते हैं ना, सही कह रही थी। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। तो एग्जामिनेशन विल कमेंस कब से, है ना। तो कभी भी कोई चीज़ की बिगिनिंग बताते हैं, ओरिजिन बताते हैं, स्टार्टिंग बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग बताने के लिए हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम, ठीक है, कमेंस फ्रॉम, फ्रॉम के साथ फ्रॉम दिस, और डेस्टिनेशन बताने के लिए, एंड बताने के लिए टू, एंड बताने के लिए टू, स्टार्टिंग बताने के लिए फ्रॉम। सिंस का यूज़ हम कब करते हैं? सिंस तब यूज़ करते हैं जब ये कहने कि एक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। सिंस के दो यूज़ होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिंस के दो यूज़ होते हैं। सिंस एक तो आपका कंजंक्शन होता है, जब ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और कहता है कि भैया
ठीक है। जब ये कंजंक्शन होता है, जब ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, तब ये बताता है कारण, ठीक है। आई डिड नॉट गेट मार्क्स बिकॉज सिंस आई डिड नॉट स्टडी, ठीक है। आई डिडंट गेट द मार्क्स सिंस आई डिडंट स्टडी, ठीक है। तो मुझे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो सिंस आपका कारण बताता है और जनरली सिंस को हम पहले प्रेफर करते हैं, मगर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात भी करता है कि शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो उस मॉर्निंग से पढ़ रही है, ठीक है। तो सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम भी बताता है। ओके, ऑन और विथ आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच। सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच। शी नेवर व्यूड ऑन, कम अक्रॉस, हेल्ड अपॉन या फिर सॉ इनटू, क्या लगाओगे? क्लास टाइमिंग मैम 6:30 बजे क्लास चालू हो जाती है और किसी दिन, एक दिन ऑल्टरनेट डेज में क्लास है, एक दिन आपकी 6:30 बजे होगी, एक दिन आपकी 5 बजे होगी। क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी होती है, इसलिए मुझे दूसरी क्लास को 5 बजे करना पड़ेगा। हाँ, सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच। तो व्यूड ऑन, हेल्ड अपॉन पकड़ना, सॉ देखना, या फिर कम अक्रॉस, मतलब कि कम अक्रॉस का मतलब होता है कि होता ना एक मुलाकात होना, या फिर कम अक्रॉस का मतलब कि कोई चीज़ मिल जाना अचानक से। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक, ठीक है, कि जो उसको बहुत ही, मैंने कभी मुझे एक ऐसी बुक नहीं मिली जो मुझे बहुत ही पसंद आई हो। जैसे तुम कहते हो ना कि कभी मुझे मेरे सपनों की रानी, मुझे अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो मुझे बहुत पसंद आए, तो वहाँ पे कम अक्रॉस नहीं मिली आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पैराजंबल। एग्जाम में अगर इस टाइप के लेवल के पैराजंबल आ गए तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Failure is nothing to be ashamed of, for there is hardly any man who has not failed in life, not once but many times. Failure is nothing to be ashamed of, for there is hardly any man who has not failed in life, but not once but many times. एग्ज़ाम इंजन ऐप पे बेटा मेरी बैचेस आपको एग्ज़ाम इंजन ऐप पे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है आपका लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोर्स की रजिस्ट्रेशन 10 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी। कौन कौन आंसर दिया? ऑलमोस्ट कम लोगों ने आंसर दिया है। मैम मुझे बिगनिंग से इंग्लिश क्लास करना है, कहाँ से ले लूँ? राजश्री, एग्ज़ाम इंजन ऐप है, आपको लिंक दे दिया गया है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप कहीं से भी जाके वहाँ पे मेरे कोर्सेस ले सकते हैं। आपको इंडिविजुअल मेरा कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो आपको सिर्फ इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा। पहले वाला वो नहीं है कि आपको अगर पूरा नहीं लेना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश भी मिल जाएगा, आप जाके ले सकते हैं। आ जाते क्वेश्चन पे, आर से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द लिटिल चाइल्ड who tries to stand up to the world would be conquer, who tries to conquer some new territories, everyone has to face failures, ठीक। यहीं से बात स्टार्ट होगी, आगे करेंगे। It has been said that no who never made a mistake never achieve anything of great worth, तो जिसने कभी कोई गलती नहीं की, तो आपका ये वाली बात होगी। पी देखो, what is important is the way we take our द वे वी टेक आर फेलियर्स। तो आप ध्यान से देखोगे क्यू के बाद ही पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेलियर्स की बात करें तो क्यू के बाद पी आएगा एंड देन एस। इफ वी फेस आर फेलियर्स बोल्डली एंड रिजॉल्व द फाइट टू फाइट अगेन, वी आर श्योर टू अचीव विक्ट्री इन लॉन्ग रन। यहाँ पे हमने बोला कि कैसे हमें फेलियर्स को फेस करना है और उसका आंसर हम एस में दे रहे हैं, तो पी के बाद आपका एस आएगा।
पी के बाद आपका ऐसा आएगा, हम यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि किस तरीके से इंसान अपने फेलियर्स को लेता है और फिर उसको तरीका समझा रहे हैं कि वी फेस, अगर हम अपने फेलियर्स को फेस कर रहे हैं बोल्डली और रिजॉल्व करते हैं, पक्का इरादा, रिजॉल्व का मतलब होता है पक्का इरादा करना, टू फाइट अगेन, दोबारा लड़ने की कोशिश करना या दोबारा फाइट करने की कोशिश करना, दोबारा उठने की कोशिश करना, तो व्यक्ति ज़रूर जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Are the attendance rules being relaxed by the authorities? Are the attendance rules being relaxed by the authorities? क्या आंसर आएगा? ओके, आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड बाय द अथॉरिटीज। तो यहाँ पे बात जब आर की हुई तो हैव वाले ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। आर द अथॉरिटीज रिलैक्सिंग द अटेंडेंस रूल्स, आर द अथॉरिटीज गोइंग टू रिलैक्स, तो यहाँ पे गोइंग वाली बात तो कहीं है नहीं। आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग रिलैक्स्ड है, बीइंग के साथ V3 लगाया है आपना, मतलब कि आपका सेंटेंस जो है एक्टिव में कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, वो प्लस ING में, तो रिलैक्सिंग आपका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, सो आर द अथॉरिटीज रिलैक्टिंग द अटेंडेंस रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग फ्री फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर। द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर। तो आपको इसको चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव में। ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे? द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड। क्या आंसर आएगा आपका? बी। ओके जितेंद्र बेटा पढ़ लो, हैं बी। ओके, काफ़ी लोगों का आंसर आ चुका है। तो गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, बेटा गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, बी नहीं हो सकता, हैव वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो फ्री फूड ग्रेन्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको इसको एक्टिव से पैसिव करना है तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड से बढ़ते हैं। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 9। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 9। तो विल हैव बीन फिनिश्ड है, आपको इसको एक्टिव से, जो भी एक्टिव है, पैसिव है, पैसिव है, एक्टिव है, आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्टूडेंट यही कंफर्म नहीं कर पाता कि एक्टिव करना है या पैसिव करना है। ठीक, तो क्या होगा? द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 9। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कोर्स में प्री 2020 का भी करवाया जाएगा। अभी आपको क्रैश कोर्स दिया गया है आपके प्री 2020 के लिए, 2022 के लिए, फिर आपका मेंस के लिए भी मैं बैच लेकर आऊँगी, डोंट वरी। अभी आप लोग पहले प्री निकाल लो और प्री को आपका बहुत अच्छा ब्रशअप हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसको आखिरी मोमेंट में जो खुद से बैठ के रिवाइज भी नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, वो भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसको हमको पैसिव से एक्टिव करना है तो विल हैव ही लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, दे विल हैव फिनिश, हैव के साथ तो V3 लगता है, ऐसे हम ये तो नहीं लगा सकते, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दे अग्रीड दैट द इलेक्शंस शुड बी पोस्टपोन। दे अग्रीड दैट द इलेक्शंस शुड बी पोस्टपोन। तो आपको चेंज करना है अगेन एक्टिव पैसिव के हिसाब से, तो आप देखो क्या करना है आपको, उसमें चेंज करो। दे अग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन। It has been agreed by them that the election should be postponed. It had been, it was agreed या फिर it is agreed। देखो जब भी that आ जाए ना, ध्यान रखें यहाँ पे दो क्लॉजेज हो जाते हैं, ये एक अलग क्लॉज है, इसका एक अलग वर्ब है और ये एक अपना अलग है, तो इसको दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको दोनों को ही आप चेंज करना पड़ेगा। दे अग्रीड, तो दे अग्रीड है तो क्या हो जाएगा? It has been agreed, it had been agreed। एक्टिव पैसिव में इट वॉज अग्रीड, तो आपको टेंस ही देख लो ना, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। टेंस देख लो, आपको इसको पैसिव करना है। यहाँ पे अग्रीड है, V2 है, तो V2 के हिसाब से वॉज प्लस V3 लगाओगे, इट इज नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा। आपको दिख रहा है ये V2 है, V2 के हिसाब से आपको पैसिव करना है तो वॉज प्लस V3 लगा दोगे, आपका पैसिव बन जाएगा। तो इट वॉज अग्रीड बाय देम हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? एवरीवन क्लियर है सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट देखते हैं। अगेन पैराजोमल का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हर टाइप ऑफ लेवल के क्वेश्चंस हमको करने की कोशिश करनी है, नहीं तो एग्जाम में गलतियां होने लग जाएंगी। ओके, देयर ही ब्रॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन।
There he brought them up as his own children. He took them away to his hut. He found the 2 children and the basket. One day a man came to the jungle. तो पूरी कहानी में बात कहाँ से चालू होगी कि एक दिन एक मैन जंगल पे आता है, ठीक है. An old man came to jungle. He found the 2 children and the basket. He took them away to his hut. There he brought them up as his own children. ठीक है. तो पूरी कहानी में पहले तो उसको बच्चे मिलेंगे, तो बच्चे मिलेंगे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा डी के बाद क्या, डी के बाद सी, तो आपका डी और सी पेयर मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. व्हाट इट आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ठीक है. एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. क्या आएगा? ऑफ, विथ, इन या फिर अपॉन. जल्दी से आंसर बताएंगे. देवेश, अनन्या, प्रतिज्ञा, प्रत्यूष, मनीष, सिन्हा, मयंक, रश्मि. क्या होगा? हिंजेस के साथ आपको फिक्स प्रेपोजिशन लगाना है. हिंजेस के साथ आपका जो फिक्स, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसके साथ जो भी फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा उसका मतलब होता है डिपेंड करना. ये बात किसी चीज़ पे निर्भर करती है. तो करेक्ट आंसर आपका होगा अपॉन, क्योंकि हम डिपेंड के साथ भी ऑन या अपॉन ही लगाते हैं. ठीक है. डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ भी हम ऑन या फिर अपॉन ही लगाते हैं. तो हिंजेस के साथ, हिंजेस का मतलब भी सेम ही मीनिंग है हिंजेस की, तो इसके साथ भी सेम ही लगाएंगे. तो एवरीथिंग हिंजेस अपॉन, अपॉन. एक तो ये ना मेरी जल्दी में गलत लिखने की हैबिट बन गई है. अपॉन हो जाएगा. हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश अ डॉक्टर. हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश अ डॉक्टर. कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल एट या फिर कॉल इन. तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं. एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब से आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत कंफ्यूज करते हैं. कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब क्या होता है बताएंगे. जल्दी फटाफट. आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है आपका? ओके. देखो, कॉल इन का मतलब होता है जैसे कि वापस बुला लेना. वापस बुला लेना, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर जब छुट्टी में जाते हैं तो उनको कुछ हो जाता है तो उनको कॉल इन बुला लेते हैं, या फिर अंदर बुला लेना या वापस बुला लेना, कॉल इन. ठीक है. कॉल एट का मतलब क्या होता है? याद लिख लो फटाफट, सारे इंपॉर्टेंट है. कॉल एट का एक तो ये टू रिटर्न. ओके, इसका मतलब होता है, लिख लो, टू रिटर्न. कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, टू विजिट समवेयर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेलिंग. फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कॉल फॉर का मतलब होता है जब हम किसी को डिमांड करते हैं. कॉल फॉर का मतलब होता है कोई डिमांड, और कॉल अप का मतलब होता है. ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपके नज़रों में क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉल अप. करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल अप. ओके, एक बार जिसने नहीं लिखा उसको लिख ले. कॉल अप का मतलब होता है किसी को बुलाना. कॉल अप का मतलब होता है बुलाना. इसको हिंदी में लिख देते हैं, बुलाना. ठीक है जी. तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड. कॉल इन का मतलब होता है टू रिटर्न. कॉल इन बुलाना, वापसी बुलाना. कॉल आउट का मतलब होता है कि आप किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं. कॉल आउट मीन्स विजिट समवेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. और कॉल अप का मतलब बुलाना होगा एंड कॉल करना. एंड कॉल फॉर का मतलब व्हेन कॉल फॉर समथिंग मीन्स यू आर डिमांडिंग समथिंग. कॉल फॉर मीन्स यू आर डिमांडिंग समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Okay, let's good. Although his brother is blind, he is very fast dash in calculation. Fast के साथ क्या fixed preposition लगाओगे? प्रत्यूष, सिन्हा, नवीन, दीपांशी, हर्ष, नेहा जी आंसर देंगे. Although his brother is blind, he is very fast dash. He is fast in, he is fast with, he is fast at या फिर he is fast about. Fixed preposition कौन सा लगेगा? जल्दी से बता दो. क्या fixed preposition लगाओगे? Fixed preposition आएगा he is very fast. ठीक है, at. Fast at something, good at something. Okay. Fast at something, good at something,
बैड एट समथिंग, ठीक है, तो फास्ट के साथ आप गुड के साथ एट लगाते हो। गुड इन समथिंग नहीं होता, गुड एट समथिंग मीन्स उसमें वो अच्छा है, टैलेंट है बंदे में, बोलते ना यार बंदे में टैलेंट है, बंदे में बात है, तो बंदे में बात है, गुड एट समथिंग हो जाएगा, फास्ट एट कैलकुलेशंस, ठीक, तो फास्ट इन नहीं फास्ट एट लगाओगे, फास्ट इन नहीं फास्ट एट कैलकुलेशंस होगा। गॉट माई पॉइंट? मनीष, अनीश, शिवांश, दीपक, प्रतिज्ञा, ग्रेट। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, परफिडियस का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परफिडियस? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परफिडियस? परफिडियस का सिनोनिम क्या होगा? विगर है, डिसलॉयल है, बॉन्डेज है, या फिर रेलिंक्विश? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परफिडियस? रेलिंक्विश का मतलब हमने पिछले कल भी क्लास में डिस्कस किया था, रिनाउंस कर देना, त्याग देना, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को रिनाउंस कर देते हैं, एब्डिकेट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, डिनाउंस कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना। बॉन्डेज का मतलब आप जानते हो स्लेवरी होता है, बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी एक तरह से। डिसलॉयल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, झेल चुके होंगे। विगर का मतलब होता है इंथुसियाज्म, विगर का मतलब होता है इंथुसियाज्म होना, जोश होना, उमंग होना। तो परफिडियस का सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पे परफिडियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? यस करेक्ट कह रहे हैं, परफिडियस का सिनोनिम हो जाएगा डिसलॉयल, है ना गाइस? परफिडियस का सिनोनिम हो जाएगा डिसलॉयल। जो परायों पे फिदा हो गया वो परफिडियस, जो परायों पे फिदा हो गया फिर वो तो परफिडियस ही हो गया, वो तो धोखा दे दिया उसने। तो जो परायों पे फिदा हो जाने वालों को परफिडियस कहते हैं। मैं पूरी ट्रिक्स, पूरी वोकैब ऐसे निमोनिक से कराती हूँ, खतरनाक वोकैब ट्रिक्स बनती है, मैं क्या करूँ, और मज़ा आता है स्टूडेंट्स को। जब भी मैं वोकैब पढ़ाई है मुझे भी खूब मज़ा आया है और स्टूडेंट्स को भी खूब मज़ा आया, क्योंकि मैंने कल कहा था कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक से कनेक्ट कर दी जाए फिर तुम भूलते ही नहीं हो उसको। अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक से कनेक्ट कर दी जाए फिर तुम उसको बिल्कुल भी नहीं भूलते, है ना गाइस? अब क्या फ़ायदा, जाने दो वैसी वाली बात, डिसलॉयल होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपैरिशन का सिनोनिम क्या होगा? अपैरिशन का सिनोनिम क्या होगा? अवॉर्ड, करेक्ट, स्पिरिट या फिर रिवेंज, ठीक है, रिवेंज आप जानते हैं, स्पिरिट भूत को कहते हैं, भूत, करेक्ट या फिर अवॉर्ड, क्या होगा? अवॉर्ड है, करेक्ट है, स्पिरिट है या फिर रिवेंज है? अपैरिशन का सिनोनिम क्या होगा? What should be the correct answer? What should be the correct answer? क्या होगा? Yes, very good. क्या होगा? अपैरिशन का मतलब होता है भूत, अपैरिशन का मतलब होता है भूत, अपैरिशन का मतलब होता है भूत। तो स्पिरिट होना, भूत होना। आजकल देख रहे हो लोग सफ़ेद चादर लपेट के कहीं भी खड़े हो जाते हैं, भूत बन जाते हैं, फिर उनको चप्पलें अलग पड़ रही होती हैं। तो अपैरिशन वही है, भूत है। स्त्री को भी भूत माना गया है कि स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, तो अपैरिशन, है ना? ओके, नेक्स्ट, कुछ दिमाग में ट्रिक चल रहा है उसके रिलेटेड भी। इंसॉलेंट का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसॉलेंट? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसॉलेंट? इंसॉलेंट का सिनोनिम क्या होगा? बोल्ड है, डर्टी है, फ्यूड है या फिर ल्यूसिड है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसॉलेंट? इंसॉलेंट का सिनोनिम क्या होगा? ल्यूसिड का मतलब होता है काम होना, प्लासिड होना, ल्यूसिड होना, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होना, माइल्ड होना। फ्यूड का मतलब होता है पारिवारिक कलह, जिस पे एकता कपूर की पूरी जीवनी लिखी जा सकती है, जिसने पूरे जीवन इसी पे अपनी लाइफ बिता दी है ना गाइस? तो परिवार में जो स्यापे चल रहे होते हैं उसको कहते हैं फ्यूड, ठीक है, जो फैमिली के झगड़े होते हैं। डर्टी आप जानते हैं, बोल्ड आप जानते हैं। तो इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉलेंट का मतलब होता है वन इज़ वेरी रूड, जो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा, हाँ, बोल्ड भी कह सकते हो, बोल्ड भी कह सकते हो। तो वन हुज़ वेरी बोल्ड, वन हुज़ वेरी इंसॉलेंट, वन हुज़ वेरी फ्रैंक, ठीक है, जो बात को किसी को भी कैसे भी कह सकता है, तो उसे हम कहते हैं इंसॉलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन पैराजम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कर लो उसको ध्यान से। ओके, मैं कॉर्नर में आ जाती हूँ। Okay. What should be the answer?
आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी। क्यों? क्योंकि पूरी बात यहीं से स्टार्ट हो, द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। ठीक है, पहले क्वीन को आपने इंट्रोड्यूस किया, अब बता रहे हो इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। कौन, किसके लिए इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स? आपने इस क्वीन के बारे में बोला है कि उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। ठीक है, फिर वो अपने विंग्स को खुद ही कुतर देती है, अलग ही सिस्टम है इनमें। ठीक है, तो डी के बाद ही बी आएगा, क्योंकि आप पहले क्वीन की बात कर रहे हो, फिर उसको डिफाइन कर रहे हो कि वो क्या करती है, तो डी और बी आपका पेयर हो जाएगा। इस हिसाब से डी बी ए सी आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वी फाउंड, अगेन कनेक्ट करेंगे, पैराजम्बल मैंने आपको 2-3 दिन से नहीं करवाए थे, मुझे लग रहा था यार पैराजम्बल में अगर तुम लोग गलती कर दिए, और मैंने देखा स्टूडेंट्स ने पैराजम्बल में मार्क्स बहुत छोड़ के आ जाते हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम भी लगा देते हैं, नेगेटिव भी कराते हैं काफ़ी ज़्यादा। We found both to be very quiet and subdued. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो हर लेवल का पैराजम्बल को करना है, एग्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, द मेहराज वर द न्यू कमर्स टू द नेबर्स, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड। तो बात तो मेहराज से स्टार्ट होगी, बात तो मेहराज से स्टार्ट होगी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा कि मेहराज आए थे, फिर उनके बारे में पूरा आप डिस्कशन करें। पहला सेंटेंस ही आपका मेहराज हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके बारे में डिस्कशन है कि कौन थे, कब आए, ऐसा वैसा, तो पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराजम्बल के क्वेश्चन कीजिए। आई नो आप लोगों को आज मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग को लगता है मैम ईजी करवाती है। मैंने कहा है बस मेरे पे भरोसा रखिए, मैं तुम लोग को हर लेवल ऑफ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ओके, अगेन क्या आंसर आएगा? रश्मि डी, मैथ बी, डी ए सी। ओके, somebody saying C, somebody saying B D A C, काफ़ी लोग ने B D A C कहा है। My mother looked up in time to see me fall। पहले आप अगर B लिखते हैं, my hand reach out to grab the handle of the door and that led to the kitchen। my mother, कनेक्ट कौन सा कर रहे हो, कौन सा कनेक्ट कर रहे हो? C, जी। ये होगा कैसे? पहले ही तो बताओ कि गिरी कैसे, गिरने तो दो। आपने पहले ही बोल दिया कि मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, पहले गिरने तो दो, कैसे गिरी? माई हैंड रीच आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड टू द किचन, तो वो खोल रही थी दरवाजा किचन में जाने के लिए। फिर सी, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, मगर वो मिस हो गया और वो स्लिप हो गई। ये पूरी बात डी और सी तो प्रॉपर पेयर है, डी और सी तो प्रॉपर पेयर है। अब वो गिरने लगी, वो स्लिप हो रही थी, तब माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, और मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा। हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट। ठीक है, तो होता है ना कभी अचानक से, जैसे कि हमारे भाई बहन गिर जाए तो हम बड़े मजाक भी उड़ाते हैं, घबरा भी जाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, तो वैसे वाली बात है। तो आपका डी सी आएगा, फिर बी आएगा। क्लियर है? तुम लोग पता है थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट कर देगा ना एग्जामिनर क्वेश्चन, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा पेयर्स बनाओ, हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करो। पेयर्स बहुत क्लियर कर देता। अगर आपने एक भी पेयर बना लेता, अगर आपने बी और ए पेयर ही बना लेता, जो कि और इजी है, तो आप आराम से आंसर यहाँ पे भी फाइंड कर पाते। तो पेयर्स पे काम करोगे, ईजिली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सॉर्डेड का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सॉर्डेड? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सॉर्डेड? सॉर्डेड का सिनोनिम क्या होगा? अनप्लीजेंट है, वेरिएंट है, रिजिडिटी है, या फिर टेंडर है? टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, आप जानते हो, टेंडर मीन्स सॉफ्ट होता है। रिजिडिटी का मतलब होता है वन हु इज वेरी रिजिड होना, एडमेंट होना, जिद्दीपन होना। एडमेंट एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, एडमेंट होना, किसी बात पे अड़ जाना। ठीक है,
तो उसे हम कह सकते हैं रिजिडिटी। वेरिएंट मीन्स अलग अलग प्रकार के, अनप्लीजेंट आप जानते हैं समथिंग विच इज़ वेरी बैड। सॉर्डेड का, ठीक है, सॉर्डेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉर्डेड का मतलब होता है समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। सॉर्डेड मीन्स अनप्लीजेंट, सॉर्डेड का मतलब होता है अनप्लीजेंट। तो वॉट आई डिड वॉज सॉर्डेड, ऐसे याद कर लो, वॉट यू डिड वॉज सॉर्डेड, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट था, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वॉट यू डिड वॉज सॉर्डेड, वो बहुत बुरा था, अनप्लीजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, याद रहेगा। टेनवस का यहाँ पे पूछा है आपसे सिनोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेनवस, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेनवस, टेनवस का सिनोनिम क्या होगा। वरी है, लिंगर है, क्लीन है या फिर थिन है, क्या होगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेनवस, टेनवस का सिनोनिम क्या होगा। आएगा मनु, इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन चाहती है, मतलब रेगुलरिटी चाहती है और प्रैक्टिस चाहती है, फिर आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप लोगों ने आज सेशन को शेयर नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आज मेरे स्टूडेंट ने सेशन को शेयर नहीं किया। सेशन को जल्दी से शेयर कराएं। ओके मुझे लग रहा है स्टूडेंट चंद्र ग्रहण तो नहीं देखने चले गए हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स है कहाँ, चंद्र ग्रहण देखने तो नहीं गए। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण से हमारी राशि पे, क्योंकि हमारा 10-20 दिन में तो एग्ज़ाम है। हाँ, टेनिस का मतलब होता है तो टहनी की तरह पतला दुबला सा, है ना गाइस। तो टेनिस का मतलब होता है थिन। लिंगर का मतलब होता है मंडराते रहना, लिंगर का मतलब होता है कोई मंडराते रहना। और वरी का मतलब, वरी का होता है चिंता, है ना गाइस। वरी का मतलब होता है चिंता, मगर WRY वरी का मतलब होता है हम कह सकते हैं सटायर, किसी को सटायर मारना, किसी को मॉक करना, किसी को रिडिक्यूल करना, मीन्स किसी को एक तरह से ताना मारना, किसी को इरिटेट करना, उसको हम कह सकते हैं आपका वरी, ठीक है। तो टेनवस का मतलब हो जाएगा वन इज वेरी थिन, तो टहनी की तरह बड़ा पतला दुबला से, बोलते ना हाँ फूक मारोगे तो उड़ जाएगा, तो बहुत पतले दुबले को हम कह सकते हैं टेनवस, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, तेनू ले के मैं जावांगा, वो पतली होगी ना तो उठा के ले जाएगा, तो तेनू ले के मैं जावांगा तभी बोलेगा जब वो पतली दुबली होगी, अगर वो मोटी होगी तो बोलेगा मैं नहीं उठा सकता भैया, तो तेनू ले के मैं जाऊँगा। तो ये बहुत टेनवे से बहुत ज़्यादा पतली है। फिर मैं पता है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं वोकैब ना कभी भी यूट्यूब में नहीं पढ़ाती, क्योंकि जब हमारी बैच में और हम स्टूडेंट्स बैठ के ट्रिक बनाते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या बन जाता है कभी कभार। फिर बच्चे कहेंगे देखो मैम क्या पढ़ा रही है ना, मगर ट्रिक्स बनाने में थोड़ा सा लगता है, उल्टा दिमाग लगाना पड़ता है, तो लग जाता है कभी कभार, मगर तुम लोग ऑफेंड हो जाओ बाई चांस, इसलिए मैंने कभी यूट्यूब में देखना, आपको कभी भी वोकैब बहुत कम पढ़ाई है ट्रिक से। मगर जो मेरे बैचेस ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि हमने कैसे वोकैब की हुई है, हमने कैसे वोकैब याद कर लिए पूरी तरह से दिमाग लगा लगा के। ओके, बैबल का ऑपोजिट क्या है, बैबल का ऑपोजिट क्या होता है, व्हाट इज द ऑपोजिट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैबल, है ना गाइस। हैंडसम है, क्वाइट है, इग्नोरेंट है या फिर केयरलेस है। बैबल का एंटोनिम क्या होगा। ओके, बैबल का ऑपोजिट क्या, हैंडसम है, हाँ, क्वाइट है, इग्नोरेंट है, केयरलेस है, ये लड़कों की क्वालिटीज़ चल रही हैं। तो बैबल का एंटोनिम होता है क्वाइट। बैबल का मतलब लड़कों की क्वालिटीज़, मैंने क्या कहा, ये लड़कियों की क्वालिटी, क्योंकि लड़कियां बहुत बोलती हैं ना गाइस, लड़कियां बहुत ब्ला ब्ला करती हैं, उनको मज़ा आता है, उनको अपनी सारी बातें दिल की निकाल देनी है। लड़कों को क्यों इतना ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, बेचारे जीवन भर प्रेशर लेते रहते हैं, खून गर्म करते रहते हैं, अपना जलाते रहते हैं। लड़कियाँ खून नहीं अपना जलाती, वो दूसरों का जलाने का काम करती हैं, वो बड़बड़ाती रहती हैं। बीवियों का एक टैलेंट होता है ना, बड़बड़ाते रहना, तो बैबल करते रहना, बेचारे क्वाइट हो जाते हैं। एक वक्त के साथ, एज के साथ, ये साइंस प्रूव्ड है कि एज के साथ लड़कियां ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और बॉयज़ ज़्यादा शांत होते जाते हैं। बेचारे क्या करेंगे। तो बैबल से ऐसे याद करें कि बड़बड़ाते रहने वालों को आप समझ गए होगे, भूलोगे नहीं, अब नहीं भूलोगे। हाँ, डिराइसिव, ओके गाइस, डिराइसिव का एंटोनिम बताना है। लीनियंट है, रिस्पेक्टफुल है, एक्स्ट्रावेगेंट है या फिर हॉस्टाइल है, क्या होगा गाइस। डिराइसिव का एंटोनिम पूछा है आपसे, ओके।
बेटा डोरेमोन मैम आपको ज़्यादा ही सच बोलती है। बेटा मैं सच बहुत सारे सच ही बोलती हूँ, टेंशन ना लो, तुम्हारे भी बहुत सारे सच बोल सकती हूँ, वो बस मुद्दा निकलेगा तो ज़रूर बोलूँगी। हाँ, लीनियंट वन हुज वेरी लीनियंट, जो कि बहुत लीनियंट होते हैं, जो स्ट्रिक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे आर लीनियंट। रिस्पेक्टफुल आप जानते हैं। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, घर वाले कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चीला है, एक्स्ट्रावैगेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करता है। प्रोफिलगेट है, सॉरी प्रोफिलगेट नहीं होगा, आपको कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। आगे आते हैं। हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल होता है एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, किसी के साथ दुश्मनी है, मतभेद है, झगड़ा है। हॉस्टल वाला ट्रिक करवाया था। तो डिराइसिव का एंटोनिम गाइस क्या होगा? रिस्पेक्टफुल, है ना गाइस। डिराइसिव का एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। इसको याद कैसे करोगे? मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था डिराइड, याद है? डिराइड का मतलब जब बॉयज़ बोले कि चल भाई तेरे को मैं आज, खुद से बोले कि चल भाई आज तेरे को मैं खुद छोड़ के आता हूँ, तो जब आपको डिराइड में लेकर जाएं आपके दोस्त, मतलब वो आपकी बहुत बेइज्जती मारने वाले हैं। तो डिराइड का मतलब होता है मॉक करना, मजाक उड़ाना, और एंटोनिम हो जाएगा इसका रिस्पेक्टफुल होना, उसकी तारीफ करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेकलेस का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रेकलेस? पजलिंग है, प्रीचर है, स्पिरिचुअल है, या फिर कॉशियस है? सिन्हा, तान्या, सत्यजीत, नवाब, अमन, वॉरियर, जल्दी जल्दी बताएंगे। पजलिंग आप जानते हैं, है ना गाइस? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डायलेमा, हमने कल भी करवाया था। डायलेमा होना, पिकल होना, डायलेमा होना, पिकल होना, रिडल होना, तो बहुत कंफ्यूजन होना, दुविधा होना। प्रीचर वो होते हैं जो लोग मतलब प्रीच करते हैं अच्छी बातें, रिलीजियस बातें, दे आर प्रीचर। स्पिरिचुअल होना और कॉशियस होना। कॉशियस का मतलब होता है सावधान होना। कॉशियस का मतलब होता है वन हो सावधान, हम कह सकते हैं। स्क्रूपलेस वर्ड हमने करा था, बहुत ज़्यादा स्क्रूपलेस होना, बहुत ज़्यादा स्क्रूपलेस होना। तो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति। तो एंटोनिम हो जाएगा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कॉशियस है, सतर्क है ना गाइस? व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कॉशियस है उसे हम कह सकते हैं स्क्रूपलेस। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्केन का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ आर्केन? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ आर्केन? आर्केन का ऑपोजिट क्या है? पब्लिक है, डार्क है, इवेसिव है, या फिर सीक्रेट है? क्या होगा आपका एंटोनिम ऑफ आर्केन? ओके, आर्केन, पब्लिक, डार्क, इवेसिव, या फिर सीक्रेट। आपको यहाँ पे पूछा है एंटोनिम, ठीक है? तो इवेसिव होना, सीक्रेट होना, सीक्रेट होता है आपका, आर्केन और सीक्रेट एक ही होता है, मतलब क्लैंडस्टाइन होना, सीक्रेट होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, इसका एंटोनिम हो जाएगा कि समथिंग विच इज पब्लिक, जो कि ओपन है। आर्केड का मतलब होता है सीक्रेट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन वर्ड भी पूछ लेता है एग्जाम में। सीक्रेट होना, मिस्टीरियस होना, आर्केन होना। ये वाला वर्ड कल भी किया था हमने, ये वाला वर्ड हमने कल भी किया था। एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ पब्लिक है, ओपन है, ठीक है? रेक गाइस, रेक का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रेक? एडवांस, सरफिट, ट्रायम्फ, या फिर बिल्ड? रेक का ऑपोजिट क्या है? एडवांस है, सरफिट है, ट्रायम्फ है, या फिर बिल्ड है? क्या आंसर होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रेक? देखो, रेक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। रेक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो आपका यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखो, सरफीट का मतलब होता है सरप्लस मात्रा में होना, सरप्लस होना, अच्छी मात्रा में होना, तो सफिशिएंट मात्रा में होना, सरफीट कह सकते हैं। इसके लिए वर्ड एक यूज़ किया जाता है ग्लट, प्रचुर मात्रा में। एडवांस आप जानते हैं। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विन करना, है ना? सक्सेस कह सकते हैं, ठीक है? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत जाना। एडवांस आप जानते हैं, बिल्ड आप जानते हैं। तो रेक का मतलब डिस्ट्रॉय करना है, तो एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को बनाना। एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को बनाना, एंटोनिम हो जाएगा बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ईडियम बताना है। स्वेल्ड हेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम स्वेल्ड हेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम स्वेल्ड हेड? स्वेल्ड हेड का मतलब क्या होगा? टायर्ड है, टिमिड है, ड्रीमर है, या फिर प्राइड है? शिवम, मनीष, अमन, ओके, बताएंगे गाइस क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम स्वेल्ड हेड?
टायर्ड मीन्स थका होना होता है, टिमिड का मतलब होता है, हम कल भी किए थे, कावर्ड होता है, डरपोक होता है, ठीक है, और ड्रीमर आप जानते हैं, प्राइड आप जानते हैं। तो स्वेल्ड हेड का मतलब होता है ना इसका सर गुमान से फूल गया है। एक बात बोलते हैं ये तो गुमान से फूल गया है, मतलब क्या होता है, फूल जाना, उसका सर बहुत ज़्यादा फूल गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, बहुत ज़्यादा प्राइड है, उसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा प्राइड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट, टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट, टू डिस्टर्ब द वर्क, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, टू मेक सम एक्शंस, या फिर टू एक्ट फुलिशली। क्या आंसर आएगा? राजश्री, नीतू, दिव्या, अमन, हाँ क्या आएगा? टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट, ड्रैगन स्ट्रीट को सो करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब करना, सस्पेक्ट करना, टेक एक्शन, या फिर एक्ट फुलिशली। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? तो टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब होता है टू टेक सम एक्शंस, टू टेक सम एक्शंस, ठीक है, टू टेक सम एक्शंस। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर मुझे ये सही नहीं लगा। टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब होता है टू टेक सम एक्शन। ड्रैगन स्ट्रीट को सो करने का मतलब होता है कुछ स्टूपिड करना होता है, ठीक है, समथिंग आप कुछ स्टूपिड कर रहे हो उससे हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से होगा। मैम कितनी बार सुनने को मिल रहा है वहाद मैम, थैंक यू। टेक एक्शन होगा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, गलत नहीं पढ़ना भैया। ओके, टू सो सम ड्रैगन, टू सो ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रही थी, आई एम सॉरी। टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब टू टेक सम एक्शन नहीं है, करेक्ट है, मुझे लगा कुछ गलत है। तो टू सो द ड्रैगन स्ट्रीट का मतलब एक्शन लेना ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो मत लिखना, यही करेक्ट है, यही सही है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। गेट अराउंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम गेट अराउंड? गेट अराउंड का मतलब क्या होगा? परसुएड करना, रिकॉल करना, एक्सक्लूड करना, या फिर अवॉइड कर देना। परसुएड करना है, रिकॉल करना है, एक्सक्लूड करना है, या फिर अवॉइड करना है। क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट अराउंड? गेट अराउंड का मतलब क्या हो जाएगा? तान्या, मनीष, सलीम, अमन, विराट। तो गेट अराउंड का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, हाँ, किसी को अवॉइड करना, किसी को परसुएड करना, किसी को अवॉइड करना, किसी को परसुएड करना, किसी को परसुएड करना होता है। ये कुछ गड़बड़ हो गई है। और गेट अराउंड का मतलब होता है किसी को कन्वेंस करने की कोशिश करना, किसी को परसुएड करना। दिस इज रॉन्ग, आई एम श्योर, ठीक है। गेट अराउंड का मतलब होता है परसुएड करना, दिस इज रॉन्ग। कुछ मेरे को लग ही रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। तो कजल वंस ब्रेन, परसुएड करने का मतलब क्या होता है? परसुएड करने का मतलब होता है किसी को अपनी बातों में लेकर आना, मनाना, है ना गाइस, किसी को मनाना, अपनी बातों में लाने की कोशिश करना, उसे हम कहते हैं परसुएड करना जी, ठीक। टू कजल वंस ब्रेन, टू कजल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? टू कजल वंस ब्रेन, ठीक है। टू थिंक हार्ड, टू किल बाय शूटिंग इन द हेड, टू मैनिपुलेट, या फिर टू अपोज समवन। टू मैनिपुलेट और टू अपोज समवन, क्या आंसर आना चाहिए? टू कजल वंस ब्रेन। टू कजल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है? टू कजल वंस ब्रेन का मतलब होता है अपने दिमाग की बैंड बजा देना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना। एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा दिमाग एक अलग लेवल, एक अलग ही स्पीड से सोचने लगेगा, बहुत ज़्यादा दिल धक धक होगा, स्ट्रेस होगा, नींद नहीं आएगी। तो आप लोगों को मैं एक बात सजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सजेशन दे रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले अभी से, वो एग्ज़ाम के जो एक हफ्ता होता है, एग्ज़ाम के जो 2-4 दिन होते हैं, उसके लिए अपने आप को अभी से ट्रेन करने लग जाओ दैट यू नीड टू रिलैक्स, यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू नीड टू रिलैक्स, यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू नीड टू रिलैक्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम्स के पहले इतना घबरा जाते हैं कि पेपर ही ठीक से करके नहीं आ पाते, आता हुआ भी गलत करते हैं, तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, घबराए से होते हैं। तो आपको बोलता ना, आपने जंग में कैसे लड़ना है वो तो सीख लिया, मगर जंग में खड़े होना भी तो आना चाहिए ना। तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है। आप लोगों की बात रखना कि अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप की अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखिए। एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर में जाते हुए मैंने देखा है, ओके, तो ध्यान रखना है इस बात का। आगे मूव करते हैं। ब्रोक प्रिसीशंस हेड, ब्रोक प्रिसीशंस हेड, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम ब्रोक प्रिसीशंस हेड?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? टू यूज बैड ग्रामर, टू क्वारल, टू हर्ट विद ग्रीफ, या फिर पुट एन एंड टू। क्या आंसर आएगा? कौन सी जंग? जंग है बेटा, एसएससी सीजीएल अपने आप में जंग है, लाखों लोग बैठने हैं, उन सब से आपको लड़ना ही है। तो ब्रोक प्रिसीशंस हेड। अब प्रिसीशन पता है कोई व्यक्ति था, प्रिसीशन कौन था? जिसने ग्रामर को लिखा है, इंग्लिश ग्रामर बनाई है। अब उसका सर तोड़ने का मतलब है आप गलत ग्रामर, बेचारे ने इतनी मेहनत की और अब जब आप गलत ग्रामर यूज़ करते हैं तो उनका मन करता है कि कहाँ अपना सर फोड़ूं। ऐसे याद रख लेना कि कहाँ अपना सर फोड़ूं, क्योंकि प्रिसीशन ने ग्रामर को ऑर्गेनाइज किया और आपने बहुत गलत ग्रामर को यूज़ कर लिया, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। No sooner I saw the lizard than I ran away. No sooner I saw the lizard than I ran away. तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इम्प्रूव करना है। तान्या, स्नेहा, हर्ष, अमन, मनीष, ओके, नवीन, विराट, आशुतोष। No sooner I saw the lizard than I ran away. क्या आंसर आएगा? नो सूनर आई सॉ द लिजार्ड दैन आई रन अवे। तो नो सूनर आपका नेगेटिव, जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, जब भी नेगेटिव वर्ड से किसी क्लॉज की शुरुआत करते हो, किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हो, तो इन्वर्जन करना पड़ता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो नो सूनर आपका नेगेटिव वर्ड है तो आप लगाएंगे डिड आई। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। रोहित डिड मैनी मिसचीव्स। रोहित डिड मैनी मिसचीव्स, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रोहित डिड मैनी मिसचीव्स। रोहित कमिटेड मैनी मिसचीव्स, मेड मैनी अ मिसचीव, मेड सच मच मिसचीव्स। क्या आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा? What should be the correct answer? देखो, मेड अ मिस्टेक होता है, मेड अ मिस्टेक होता है कि मेड मिस्टेक या मिस्टेक्स या फिर मेड अ मिस्टेक मीन्स गलती हो जाना। मेड अ मिस्टेक होगा और अ लगा रहे हो तो मिसचीव्स प्लूरल नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से गलत है। ठीक है, मेड मच मिसचीव्स आप प्लूरल भी कर रहे हो और फिर मच लगा रहे हो, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। रोहित कमिटेड मैनी मिसचीव्स होगा, आप एस लगा रहे हो, मिसचीव में आप इसको प्लूरल कर रहे हो तो आप उसमें मच तो लगा नहीं सकते, और अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लगा रहे हो तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए था। तो अगर आप ऑप्शंस नहीं देखोगे स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट में तो आप 100% फंस जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। Okay, the police broke away the concert as it turned violent. The police broke away the concert as it turned violent. तो क्या आंसर आएगा? broke through है, broke up है, broke off है, या फिर no improvement है? जल्दी से आंसर बताएंगे। क्या आंसर आएगा? The police broke dash the concert as it turned violent. broke off, broke up या फिर broke through? क्या आंसर होगा? देखो, ब्रोक ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज को अचानक से रोक देना। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अचानक से रोक देना। काफी लोग ब्रोक थ्रू का आंसर ए दे रहे हैं, ठीक है, चलो। ब्रोक थ्रू का मतलब क्या होता है? ब्रोक थ्रू का मतलब ये होता है जैसे कोई इंसान अपने इमोशंस, आपने वो मूवी देखी है प्यार का पंचनामा, है ना, आपने देखी है मूवी, तो उसमें वो कैसे बर्स्ट होता है अचानक से। तो जो अपनी फीलिंग्स को एकदम से दबा के रखे, वो अचानक से जो बर्स्ट होता है, अपने इमोशंस को सडन ओपन कर देना, दैट इज ब्रेक। बोलते ना, एक तो वो ब्रोक थ्रू होता है, और एकदम ब्रेक थ्रू हो जाना मीन्स बस एक लिमिट पे पूरा ब्लास्ट हो जाना, निकाल देना चीज़ों को, दैट इज ब्रोक थ्रू, है ना। और ब्रोकअप का मतलब होता है, ब्रोकअप का मतलब मैं जानती हूँ तुम लोग किस वाले ब्रोकअप को या ब्रेकअप को जानते हो। ब्रोकअप का मतलब डिस्पर्स भी होता है, ठीक है। ब्रोकअप का मतलब डिस्पर्स, तो आपको पता है कि क्राउड को डिस्पर्स कर दिया गया, हटा दिया, वहाँ से तितर बितर करा दिया। जैसे ही वायलेंस हुआ तो वहाँ से लोगों को तितर बितर करा दिया गया, तो ब्रोकअप हो जाएगा। द पुलिस ब्रोक अप द कॉन्सर्ट एज इट टर्न्ड वायलेंट। तो वायलेंट जो कॉन्सर्ट था वो वायलेंट हो गया, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया। ये वाला यूज़ किया जाता है कि पुलिस ने वहाँ के कुछ लोगों को खदेड़ दिया, ये न्यूज़ में वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो खदेड़ देना इस ब्रोकअप, है ना गाइस, खदेड़ देना, डिस्पर्स कर देना इज ऑल्सो ब्रोकअप। तो वो भी तो ब्रोकअप वही वाली बात है, खदेड़ देना, निकाल देना, डिस्पर्स कर देना। तो
बात वो हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, अपने आप को ये रखो कि आप भी इस भीड़ का पार्ट ही हो। रीना कैन नॉट, ओके, रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विथ हर नास्टी फेलो। रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विथ हर नास्टी फेलो। क्या होगा? पुट फोर्थ, पुट इन, पुट आउट या फिर पुट अप। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताएंगे जल्दी से। मैम इंग्लिश को तो जाता है बट मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है। मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एग्ज़ाम इंजन में सर की क्लासेस चल रही हैं, आप पढ़ लो। अभिनय सर से पढ़ लो, एग्ज़ाम इंजन में सर से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ सकते हो, इतने सारे टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं बेटा। ओके, पुट इन, पुट आउट या पुट अप, ठीक है, क्या आंसर होगा? देखो, पुट इन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहनने के सेंस में भी होता है। पुट आउट का मतलब होता है किसी को बुझाना, है ना, जैसे किसी को नहीं बुझाना, सॉरी, आग को बुझाना, आग को बुझाना इस पुट आउट, है ना। और पुट अप का मतलब होता है टॉलरेट करना, और पुट फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे प्रदर्शित करना, आगे दिखाना या प्रदान करना, पुट फोर्थ, है ना, अपने आइडियाज़ को आगे रखना इस पुट फोर्थ। ओके, तो रीना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए तो शी कैन नॉट पुट अप विथ समवन मीन्स पुट अप विथ समवन का मतलब होता है आई कैन नॉट पुट अप विद दिस पर्सन मीन्स आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पर्सन एनी मोर। अब मैं इसको बेयर नहीं कर सकती हूँ, तो पुट अप विथ होता है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The kid jumped with delight on seeing the Joker at the circus. The kid jumped with delight on seeing the Joker at the circus. तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। जोकर के लिए आपको यहाँ पे जोकर लिखना है, डड लिखना है, रूफियन लिखना है या फिर क्लाउन लिखना है। क्या आंसर आना चाहिए जी? The kid jumped with delight on seeing the Joker at the circus. ठीक है, क्या आंसर होगा? देखो, या तो ये ड्यूड होना चाहिए था, मुझे लग रहा है डड गलत लिख दिया। ड्यूड बोलते हैं ना, डूड, ब्रो। और डड होता है कोई चीज़, डड का मतलब DUD का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कोई चीज़ जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही उसे डड कहते हैं। रूफियन जो होता है, जो वन हु इज़ वायलेंट पर्सन को रूफियन कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाले, है ना, उनको कहते हैं। क्लाउन और जोकर में फ़र्क है। जोकर उसे कहते हैं जो स्टूपिड होता है ना, बोलते हैं ना ये तो जोकर है, तो जोकर उससे स्टूपिड को कहते हैं, है ना गाइस। और क्लाउन कहते हैं, क्लाउन को समझ में, जो सर्कस में जो होता है उसे हम क्लाउन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्लाउन होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाउन, ठीक है। सर्कस में आपको क्लाउन मिलता है, जोकर स्टूपिड को कहते हैं कि यार जोकर है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग स्टेप्स, है ना गाइस। ट्विस्टिंग स्टेप्स लिख दो तो और क्लियर हो जाएगा। तो बता, बहुत क्विक और शॉर्ट स्टेप्स लेने को क्या कहते हैं? स्ट्रॉल, लिम्प करना कहते हैं, स्ट्रॉल करना कहते हैं, रिगल करना कहते हैं या फिर स्ट्राइड कहते हैं। जल्दी से बताएंगे। यार आज आपने सेशन को शेयर नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आज आपने सेशन को शेयर नहीं किया है। वेरी गुड। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आ गया। देखो गाइस, स्ट्राइड का मतलब होता है जब लंबे लंबे स्टेप्स लेके जाता है बंदा, लंबे लंबे स्टेप्स लेके, दैट इज स्ट्राइड, ठीक है। दिस इज शॉर्ट ट्विस्टिंग स्टेप, नॉट शॉर्ट। जब लंबे लंबे छलांगे टाइप के स्टेप्स मार के जा रहा है बंदा, दैट इज स्ट्राइड। और स्ट्रॉल का मतलब होता है ऐसे घूम लेना, टहलना, है ना गाइस। टहलने को हम कहते हैं स्ट्रॉल करना, टहलने को हम कहते हैं स्ट्रॉल करना। स्ट्राइड इज व्हेन यू आर ऑलमोस्ट राइड कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट राइड ही कर रहे हैं, बड़े चलांगे मार मार के, ठीक है। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा के चलना। और शॉर्ट क्विक स्टेप्स कर लेने को कहते हैं रिगल, शॉर्ट क्विक स्टेप्स को लेने को कहते हैं रिगल। मैम आप कैसे इंग्लिश कैसे मजबूत करूं प्लीज़? मैम बेटा, इंग्लिश को कैसे मजबूत करना है, पहले तो इंग्लिश को प्रॉपर पढ़ो, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कोर्स नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि इंग्लिश अभी जो हमने स्कूल में पढ़ी है और जब हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं, डिफरेंस आ जाता है बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई गई हैं और कई चीज़ें अधूरी पढ़ाई हैं। तो एक बार प्रॉपर इंग्लिश को पढ़ सकते हो,
मेरा कोर्स लेना चाहते हो मेरे से पढ़ सकते हो, जहाँ आपको जैसे ठीक लगे, मगर अभी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है आपके सीजल एग्ज़ाम्स के लिए। तो एग्ज़ाम के पहले अगर आप इंग्लिश चाहते हो कि मेरे को पूरी इंग्लिश मैम का मेन कंटेंट मिल जाए और उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाए, ताकि एग्ज़ाम में उस चैप्टर से किस टॉपिक से कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम इंजन ऐप में मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और इंडिविजुअली मेरा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लेना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम को हम क्या कहते हैं? पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम का मतलब होता है, बोलते हैं ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दैट इज पुट ऑफ मीन्स डिले करते जाना चीज़ों को। तो कोडिफाई करना कहते हैं उसे हम रेटिसेंट कहते हैं, उसे हम प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, या फिर उसे हम रिटालिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर बताएंगे। कोडिफाई करना, आप जानते हैं आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग करना सीख रहे हैं। तो जैसे हम अपने पेरेंट्स को मोबाइल चलाना सिखाते हैं, हाँ, हमको लगता है कि हम ही इस जनरेशन की सबसे स्मार्ट, हम ही इस दुनिया की सबसे स्मार्ट जनरेशन। ऐसा नहीं है। जब हम बड़े हो जाएंगे हमारे बच्चे बोलेंगे आपको ऐप बनाना नहीं आता, लो आपको 2 मिनट में कोड करके वो एक ऐप बना के आपको आपके सामने रख देंगे। हम बोलेंगे हम तो ये भी नहीं आता, बताओ। तो आजकल छोटे छोटे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत करना। रेटिसेंट इज़ वन इज़ वेरी शांत। लड़के लोग जो होते हैं बहुत रेटिसेंट होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं, ट्रैंक्विल होते हैं, प्लासिड होते हैं, सीरीन होते हैं। शांत व्यक्ति को रेटिसेंट कहते हैं, कम बोलने वालों को भी कहते हैं। रिटालिएट का मतलब होता है बदला, ठीक है। दे ताली वाली मतलब बदला लेना, तूने मेरे को मारा तो मैं रिटालिएट बदला लेके रहूँगा, तो रिटालिएट। और प्रोक्रास्टिनेट, प्रो का मतलब होता है बाद में। प्री मीन्स पहले, प्रो मीन्स बाद में। तो हर काम को बाद में करने वालों को प्रोक्रेस्टिनेट करना कहते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन आपका नाउन होगा, ठीक है। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब कि चीज़ों को टालना। तो पुट ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम इज प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट, ग्रीडी फॉर मनी। जो लोग पैसों के लालची होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रीडी फॉर मनी को क्या कहा जाएगा? एंटागोनिस्ट कहते हैं, रपेशियस कहते हैं उसे, ऑब्लेशन कहते हैं, या फिर हम सेलिबेसी कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? इस इंग्लिश में इस बार सीजल में फुल मार्क्स लाना है, बिल्कुल लाना है। अर्पित तुम लोग अभी सीजल क्वालिफाई करो। मेंस में 135 मार्क्स, इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का पूरे एसएससी सीजल में। आपकी मैथ्स 90 मार्क्स की, आपकी रीजनिंग 90 मार्क्स की, जीएस आपकी 75 मार्क्स की, मगर इंग्लिश 135 मार्क्स की। तो इंग्लिश को ईजी नहीं लीजिएगा। मतलब ईजी मतलब ये नहीं कह रही कि डर जाए, इंग्लिश को ऐसा नहीं कि हल्के में ले लें, इंग्लिश को पढ़ना होगा ताकि उसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ओके। ग्रीडी फॉर मनी किसको कहते हैं? ऑब्लेशन, तारीफ, एग्नोस्टिक वन। एग्नोस्टिक किसे कहते हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जिसको मतलब डाउटफुल है कि भगवान है नहीं है, मुझे पता नहीं, कभी लगता है कभी लगता है नहीं। जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है भगवान है, जब बुरा वक्त चला जाता है लगता है हाँ होगा नहीं होगा, हमें क्या पता। एग्नोस्टिक डाउटफुल वाले व्यक्ति होते हैं, दया टाइप के, वो प्रद्युमन टाइप के, कुछ तो गड़बड़ है या नहीं है टाइप। सेलिबेसी होते हैं, सेलिबेसी का ब्रह्मचारी होना, कल भी पढ़ा था। और लालची होना, रेपेशियस होना, रेवेनियस होना, ग्रीडी होना। तो ग्रीडी होना, रेपेशियस होना, रेवेनियस होना किसी चीज़ के लिए, ओके। आगे मूव करते हैं, दैट इज स्पीक इन अ वेरी लो टोन। जब कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे, ये तुम्हें पता है 100%, जब कोई व्यक्ति बहुत लो टोन में बोलता है, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लो टोन में बोल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? विस्पर करना, मर्मर करना, बैस या फिर बैरीटोन। क्या कहा जाता है जल्दी से बताएंगे, ठीक है। बेस आप जानते हैं अच्छे से। बैरीटोन क्या कहते हैं? जो मेल की आवाज़ होती है, मतलब मेल वॉइस होती है सिंगिंग में, उसे बैरीटोन कहा जाता है। मर्मर या फिर विस्पर, मर्मर करना कहते हैं या फिर विस्पर करना कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है गाइज? तो मर्मर करने का मतलब होता है कानों में फुसफुसाना, और बहुत लो टोन में बात करना, दैट इज़ विस्पर करना। बहुत लो टोन में बात करना, उसको विस्पर करना कहते हैं, ठीक।
ना आगे बढ़ते हैं। सर्च फॉर समथिंग, सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं जीवन में, तो सर्च फॉर समथिंग का मतलब क्या होता है? चम है, हर्ल है, सोलमनाइज है या फिर क्वेस्ट है? हाँ, सर्च फॉर समथिंग, कोई चीज़ जो ढूंढ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चम है, हर्ल है, सोलमनाइज है या फिर क्वेस्ट है? गाइस लास्ट क्लास में ना ये वाला वर्ड मैंने गलत बोल दिया था, चम का चबी का मैंने कह दिया था, बट चम का मतलब होता है जो कि आपका क्लोज फ्रेंड होता है। चम का मतलब होता है वन इज योर क्लोज फ्रेंड। याद रखना, कुछ चीज़ें गलत होती हैं ना तो मुझे भी ध्यान रहते हैं कि ये गलत हो गया तो मैं करेक्ट करवा देती हूँ। तो चम का मतलब होता है कोई क्लोज फ्रेंड, हर्ल का मतलब होता है कोई चीज़ घुमा के जब हम फेंकते हैं ना तो दैट इज हर्ल करना, सोलमनाइज करना और क्वेस्ट करना। गाइस खोज करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी चीज़ की आपकी जिज्ञासा है, किसी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, वो क्वेस्ट है। और सोलमनाइज मतलब आज जैसे हम लोग मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? गुरु नानक जयंती, तो सोलमनाइज करें तो किसी उत्सव मनाने को सोलमनाइज कहा जाता है। मैम ऐप पर क्लिक, मैम एग्जाम इंजन ऐप पर आपकी क्लास, मेरी 3 बजे क्लास होती है एग्जाम इंजन ऐप पे, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी आपको नाउन पूरा करवा दिए, नाउन की हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। भले क्रैश कोर्स है मगर आप देखोगे कि नाउन का एक एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मैंने दिया है और स्टूडेंट्स को पीडीएफ भी दे दी है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डाउनलोड द पीडीएफ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नाउन में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी, बहुत सारी चीज़ें, तो नाउन की पूरी पीडीएफ आपको दे चुकी हूँ। प्रोनाउन आपका अभी चल रहा है, प्रोनाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दी हूँ। ऑलमोस्ट कल आपका प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा, तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो ले सकते हैं। आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, आप लोगों को क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। गॉट माय पॉइंट? आगे मूव करते हैं। ठीक, एग्जाम इंजन ऐप में मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने, इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। मैम 10 नवंबर वाला क्लास स्टार्ट हो गया क्या? अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले 10 नवंबर को मेरे इस क्रैश कोर्स की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी, तो आपको लेना है तो आज और कल में ले लीजिएगा, परसों रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, परसों रजिस्ट्रेशन इसके ख़त्म हो जाएंगे। एप्रिसिएशन, अप्रोप्रिएट, अपीयरेंस या फिर असैसिनेशन। हाँ, बहुत मैंने स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट का बोला था कि मैम 1 महीने के लिए है, बात महीने की नहीं है, बात इंपॉर्टेंस की होती है। बहुत किसी स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, बात उसकी नहीं, बात इंपॉर्टेंस की कि एग्ज़ाम के पहले अगर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू है, वो उसकी इंपॉर्टेंस है। तुम लोग सोचते हो 2 महीने, 4 महीने, पता नहीं, अपनी एजुकेशन को आप इतना भी फ्री मत करो कि आपकी एजुकेशन की वैल्यू ही खत्म हो जाए, है ना, ये मत कीजिएगा। अपीयरेंस होता है APPE, वेरी गुड। एप्रिसिएशन की स्पेलिंग करेक्ट है APPEARANC, अपीयरेंस होता है तो गलत स्पेलिंग है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे, कोएलिशन है, कोएफिशिएंट है, क्लासिफिकेशन है या फिर क्रिसमस है। कौन सी इसमें से स्पेलिंग जो है वो गलत है, कौन सी इसमें से जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो कौन सी स्पेलिंग गलत हो जाएगी? आपकी जो गलत स्पेलिंग है वो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट, कॉफिशिएंट नहीं होता, कोएफिशिएंट होता है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट में आते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है। कन्वीनियंस है, कस्टमरी है, कोवर्टस है या फिर काउंसलर है। कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है? कन्वीनियंस, कस्टमरी, कोवर्टस या फिर काउंसलर। तो जो आपकी इसमें गलत स्पेलिंग है वो है TOUS होगा, TOUS, कोविटस हो जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियंट है, लीजर है, लिक्विफाई है एंड ल्यूटिनेंट है, इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैम कोई कोड, डिस्काउंट कोड है क्या? बेटा इतना सस्ता तो आपका वो है क्रैश कोर्स है, उसमें डिस्काउंट क्या लगवाओगे? उसमें क्या डिस्काउंट लगवाओगे? ऑलरेडी बहुत कम प्राइस का है, बहुत मिनिमम प्राइस का है, आप आराम से ले सकते हो। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सी है? इसमें से गलत स्पेलिंग वो लीनियंट, LENIENT, लीनियंट, IE होगा, बिल्कुल करेक्ट जो लिख रहे हैं। लीनियंट स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड बताएंगे, इसमें से कौन सा वर्ड आपका जो गलत है, जिसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है, जल्दी से बताएंगे। मनीष, बैरिटोन,
रोहित, अर्पित, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग? सब्सिक्वेंस, सेक्रेटेरिएट, सुपरस्टिशियस या फिर सुप्रीटेंडेंट। तो गलत स्पेलिंग आपकी सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग आएगी? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोगों की सेक्रेटेरिएट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है यहाँ पे, टेरिएट सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, क्लोज टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल मैंने आपको एग्जाम इंजन में पढ़ाया था ये टॉपिक बहुत डिटेल में। जिसने नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्लोज टेस्ट एग्जाम में आए हुए करवाए हैं, तरीका भी सिखाया है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर देख सकते हैं। ओके, चलिए बताएंगे। आर मेंटल एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ध्यान से रीड करेंगे। ओके, आर मेंटल एटीट्यूड, ध्यान से फर्स्टली आप क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि पहले आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, वो बिल्कुल गलत एटीट्यूड होता है। ओके, ग्रेट। वंस मेंटल एटीट्यूड प्लेज अ वेरी डैश रोल इन वंस लाइफ एंड डैश one's attitude must be healthy, active and reasonably dash. One must begin the day with a happy, energetic and dash resolution with a firm dash in God's order and divine justice. तो आपको पूरा पैसेज समझना है। One's mental attitude जो है वो बहुत important क्या प्ले करता है किसी में। वन एटीट्यूड मस्ट बी, किसी का एटीट्यूड हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और रीजनेबली डैश होना चाहिए। वन मस्ट बिगन द डे विथ हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ठीक है। तो व्यक्ति को अपना दिन जो है हैप्पी, एनर्जेटिक और डैश रेजोल्यूशन के साथ विथ अ फर्म डैश इन गॉड्स मॉरल ऑर्डर एंड डिवाइन जस्टिस से शुरू करना चाहिए कि भगवान के सिखाए गए नैतिकता और डिवाइन जस्टिस से शुरू करना चाहिए। दिस एटीट्यूड विल चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये जो है ये एटीट्यूड जो है वो इंटायर हमारे जीवन का जो मैनर है, तरीका, उसको चेंज कर देगा एंड मेक वन मोर एक्टिव, असर्टिव एंड सक्सेसफुल, और किसी व्यक्ति को बहुत एक्टिव, असर्टिव और सक्सेसफुल भी बना देता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One's attitude must be healthy, active and reasonably dash. One's attitude must be healthy, active and reasonably I'm so sorry, मैं सेकेंड गलत पढ़ रही हूँ। One important role in one's life and dash, हाँ, one's life and dash, others, dreams, एटीट्यूड या फिर करियर। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वंस लाइफ एंड डैश, अदर्स में, ड्रीम्स में, एटीट्यूड में और करियर में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के जीवन में और उसके करियर में भी, उसके जीवन में और उसके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वंस एटीट्यूड मस्ट बी हेल्दी, एक्टिव एंड रीजनेबली डैश। वंस एटीट्यूड मस्ट बी हेल्दी, एक्टिव और रीजनेबली क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए या फिर चैलेंजिंग होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, बैलेंस या फिर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो व्यक्ति को आशावादी होना है, ना कि निराशावादी होना है। तो उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक। वन मस्ट बिगिन द डे विथ अ हैप्पी, एनर्जेटिक एंड डैश रेजोल्यूशन मोर रेजोल्यूशन, लार्ज रेजोल्यूशन, होपफुल रेजोल्यूशन या फिर सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन। तो व्यक्ति को अपना दिन की शुरुआत हैप्पी, एनर्जेटिक और डैश रेजोल्यूशन के साथ करनी चाहिए। तो रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? मेयर होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए या फिर सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका होपफुल। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन होपफुल होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर दिन में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है, तो इंसान को अपनी होप नहीं खोनी चाहिए। जो इंसान अपनी
अपनी होप खो देता है वो अपने जीवन में बैलेंस खो देता है। जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, कि अगर आपके जीवन से होप खत्म होती है तो आप अपने जीवन का बैलेंस आपके लाइफ का बैलेंस खोने लगता है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पे, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। तो होप बोलते ना, जैसे होप जो है आपके जीवन का पेट्रोल है जिससे आपकी गाड़ी चलती है। इसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, बिना होप के कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान बहुत दुखी रहता है अगर उसके में होप नहीं है। ओके, विथ अ फर्म डैश इन गॉड्स मॉरल ऑर्डर एंड डिवाइन जस्टिस। विथ अ फर्म, क्या फर्म रेजोल्यूशन है, फर्म डिसीजन है, फर्म फेथ है, या फिर फर्म आइडिया है? क्या आंसर आएगा? या फिर फर्म आइडिया है? क्या आंसर होगा? तो व्यक्ति के अंदर फर्म क्या होना चाहिए? गॉड के मॉरल्स में। तो जब गॉड की बात आती है, जब भगवान की बात आती है, तो वहाँ पे क्या होता है? जब भी भगवान की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा फेथ होता है। जब भी भगवान की बात आती है तो वहाँ पे फेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फेथ हो जाएगा। दिस एटीट्यूड विल चेंज द दिस एटीट्यूड ओल्ड मैन लिव। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन मैं भी ना नेक्स्ट क्लोज टेस्ट करें, एक और क्लोज टेस्ट कर लें, एक और क्लोज टेस्ट करते हैं फिर छुट्टी करेंगे। ठीक, हैप्पी? मैम एफसीआई के लिए कोई बैच नहीं है क्या? एफसीआई के लिए भी आपको देखो यार, इंग्लिश के लिए अलग अलग बैचेस बनाने का ना लॉजिक नहीं लगता मुझे, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस अलग अलग है ही नहीं। इंग्लिश का सिलेबस हमेशा सेम होता है। ठीक है, स्पोर्ट अपडेट, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसी को ज्वाइन करें, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस अलग अलग ना करें, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और कोई मतलब नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ एफसीआई का पढ़ा है, अब मुझे एसएससी का अलग पढ़ना है, बैंक का अलग पढ़ना है। ये गलत एटीट्यूड। ध्यान से रीड करें। An old man lived in a village. He was one of the dash unfortunate people in the world. तो एक बहुत बूढ़े व्यक्ति एक विलेज में रहते थे और वो बहुत मतलब होता ना अभागे थे, जो अनफॉर्चुनेट थे। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम। ठीक है, तो पूरा जो विलेज था वो उनसे बहुत ज़्यादा थक गए थे। वॉज टायर्ड डैश हिम। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी। बहुत ग्लूमी का मतलब होता है उदास ना। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी। ग्लूमी होते हैं जो लोग बहुत निराश और उदास रहते हैं। ही डैश कंप्लेन एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। हमेशा कंप्लेन करते रहते थे और हमेशा बुरे मूड में होते थे। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। तो द डैश वो जीते थे उतने ज़्यादा, वो वाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से खराब से हो रहे थे। एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स। ठीक है, और उतने ज़्यादा खराब उनके वर्ड्स थे। एन ओल्ड मैन लिव इन अ विलेज। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट मैन। ठीक है, द लगाया है, सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता था कि वो सबसे अनफॉर्चुनेट पीपल हैं इस वर्ल्ड के। द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश। टायर्ड के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है? टायर्ड के साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन टायर्ड ऑफ समवन होता है। टायर्ड ऑफ समवन या समथिंग, किसी चीज़ से थक जाना। तो पूरा जो वहाँ के पूरे लोग थे, विलेज के लोग थे, वो उससे थक चुके थे, इरिटेट हो चुके थे। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी। हमेशा उदास रहते थे। ही डैश कंप्लेन। ठीक है, वो हमेशा कंप्लेन करते थे। ही मोस्टली कंप्लेन, ही सिनिकली कंप्लेन, ही साइकली कंप्लेन, ही कॉमनली कंप्लेन या फिर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन। तो क्या होगा? वो हमेशा, ये लॉजिक तो यही है कि वो हमेशा कंप्लेन करते थे, तो हमेशा के लिए बेहतर सेंस आएगा वो कॉन्स्टेंटली, लगातार। वो लगातार कंप्लेन ही करते रहते थे एंड ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा बैड मूड में हुआ करते थे। द डैश ही लिव the more while he was becoming. The dash he lived, the more he was becoming. तो आपने ये स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके एडजेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन आता है द मोर वाला। ठीक है, आपके दोनों कंपैरेटिव डिग्री जब एक साथ कोई चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं या एक साथ घट रही हैं, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके स्कोर आएंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतने कम स्कोर आएंगे, तो आप वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हो। द लॉन्गर ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग।
कमिंग एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, एंड द मोर डैश, और उनके वर्ड्स कैसे थे, फेटल थे, पॉइजनस थे, मॉर्टल थे या फिर टॉक्सिक थे। और उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्या थे, फेटल थे, घातक थे, प्राण जानलेवा थे, पॉइजनस थे, मॉर्टल थे या फिर टॉक्सिक थे। तो जब इंसान बहुत ऐसा हो जाता है तो उसके वर्ड जहर हो जाते हैं, है ना गाइस। तो किस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस जैसे हो जाते हैं, पॉइजनस वर्ड्स उनके थे। ओके तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एग्ज़ाम के पहले सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाता है। आपको प्रैक्टिस आप अच्छी कर सकते हो, वोकैब की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, पूरी ओवरऑल प्रैक्टिस भी मैं आपको करा रही हूँ, ताकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे, कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो एक लिंक आपको पिन करी हुई मिल रही होगी। उस लिंक से आप मेरे एक कोर्स को ख़रीद सकते हैं, जो भी इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहता है। बहुत कम प्राइस में, आप बहुत कम कॉस्ट में आपका कोर्स रखा गया है, और कंप्लीट इंग्लिश में आपको पढ़ा दूंगी। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करें, मगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले सजेशन ये है कि आप उसको ज़रूर लीजिए। आपकी इंग्लिश पूरी बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगी। नहीं आती तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको पता लग जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दे रही हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 10th को ख़त्म हो जाएंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय गाइज।